नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं, जहां पर न सिर्फ बाजार की मौजूदा चाल पर हम बात करेंगे बल्कि आपके निवेश पोर्टफोलियो में आपको क्या बदलाव करने चाहिए, क्या एडिशन करने चाहिए, क्या एग्जिट करने चाहिए, इस पर भी जानकार से सलाह लेंगे। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे साथ बाजार के एक दिग्गज जो कि अपना नज़रिया और अपना पहलू रखेंगे। मेरे साथ अवनीश जैन, हेड फिक्स्ड इनकम कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड, जुड़ गए हैं। अवनीश, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो क्लियरली हम फिक्स्ड इनकम पर बात करेंगे और डेट पोर्टफोलियो पर फोकस करेंगे और कैसे उतार चढ़ाव के इस माहौल में हमने देखा है कि साल की अगर हम बात करें और पिछले साल के अंत तक की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इनकम ने भी लोगों को पैसे कमाने का मौका दिया है। बहरहाल, शुरुआत में करना चाहती हूँ बॉन्ड यील्ड्स को लेकर। किस तरह से भारत में अब बॉन्ड यील्ड्स की दशा और दिशा आपको दिखाई दे रही है? इन्फ्लेशन में कमी दर्ज होती हुई हमने देखी है। एक बहुत बड़ा ट्रिगर मॉनसून का रहने वाला है, जो कि अब तक जो प्रेडिक्ट हो रहा है वो सामान्य ही दिखाई दे रहा है या सामान्य से बस थोड़ा सा कम। घरेलू फ्रंट पर हम काफ़ी मजबूती से खड़े हैं। नतीजे आए आखिरी तिमाही के पिछले साल की, जो कि एक मिक्स्ड बैग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई अनहोनी या ऐसी कोई बहुत बड़ी अनिश्चितता नहीं है अवनीश, जिसके चलते हमारे बाजारों में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे। महंगाई के फ्रंट पर बात करें और साथ ही इंटरेस्ट रेट का जो पॉज भी लिया हुआ है, इन सब समीकरणों को देखते हुए बॉन्ड यील्ड्स आपको कहाँ, किस रेंज में कुछ तिमाही तक घूमती हुई दिखाई दे रही हैं? तो आपने जो बातें कही कि इन्फ्लेशन नीचे आ गया है और महंगाई दर लास्ट नंबर 4.7% था। और जो आगे नंबर आने वाले हैं वो भी 5% के आसपास रहेंगे, तो वो भी मार्केट के लिए अच्छे हैं। अगर हम बाजार की बात करें, बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, तो हमने देखा कि आफ्टर आरबीआई ने पॉज किया अप्रैल पॉलिसी में, उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स करीब 30 से 35 बेसिस नीचे आ गई थी और वहां पर अभी मार्केट पड़ा हुआ है। अभी ऐसा रेट कट का कोई दिखाई नहीं दे रहा है अंदेशा। स्पेशली जैसे आपने बात की मानसून, जबकि आईएमडी का जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने कहा नॉर्मल मानसून थोड़ा सा कम हो सकता है, बट नॉर्मल मानसून की बात ही है। बट आरबीआई के तहत आरबीआई देखेगा और नंबर इन्फ्लेशन के और मानसून का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे और ग्रोथ पे। तो उसके चलते लगता है कि जो आरबीआई का रेट कट का नजरिया आएगा वो प्रॉब्ली आपको ईयर एंड तक मिलेगा, वर्ष के अंत तक, 2023 में एंड तक, या 2024 के स्टार्ट में। तो उसके हिसाब से मार्केट का जो यील्ड, बॉन्ड यील्ड दिखेगा मूवमेंट अभी कम हो जाएगा। आई थिंक मार्केट कंसोलिडेट करेगा 7% 10 ईयर के आसपास। थोड़ा बहुत रैली दिख सकता है, बट जो ऊपर का मूवमेंट यील्ड का था वो लगता है कि मोरलेस अभी खत्म हो गया है और हमें मार्केट कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है अभी नेक्स्ट 1-2 महीने। पॉलिसी है नेक्स्ट वीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत देखना पड़ेगा। अंदेशा ये है कि आरबीआई ने जो अपनी पिछली बार स्टांस चेंज नहीं किया था, उन्होंने रखा था विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, मतलब कि अभी भी जो उनका नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा था अकोमोडेशन, उसको जारी रखेंगे। मेरा अंदाजा ये है कि वो शायद न्यूट्रल पे चले जाएं, बिकॉज इन्फ्लेशन 5% के नीचे आ गया है, जबकि उनको 4% चाहिए। बट अगर हम पिछले नंबरों से देखें, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन फुल ईयर में पूरे साल में 6.7 था, 6.7% था ऑन एन एवरेज। इस साल का अंदाज है कि 5.3 या 2 या 3 रहेगा, तो ये काफी गिरावट है। पर इसके बावजूद आरबीआई थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि ग्लोबली ऑल्सो हम देखें तो इन्फ्लेशन नीचे आया है बट अभी थोड़ा अटका हुआ है। तो उस हिसाब से आरबीआई एक्चुअली 2-3 पॉलिसी और वेट कर सकता है। उसके बैकग्राउंड में देन बॉन्ड यील्ड ज्यादा नीचे मूव नहीं कर पाएंगी अभी इमीडिएटली, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऊपर जाने का भी अंदेशा कम है। क्या रेंज आपने बताई जिसमें हम बॉन्ड यील्ड्स को घूमता हुआ देखेंगे? तो सिचुएशन बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने का ये हो सकता है, थोड़ा बहुत जाएंगी, बिकॉज रेट
हाइक का तो भी चांस बहुत कम है। अगर देखा जाए तो अगर मॉनसून थोड़ा खराब होता है और आपका जो फूड प्राइसेस वगैरह हैं, जो सामान्य खाद्य पदार्थ हैं, उनके भाव अगर ऊपर जाते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है। और भी थोड़ा सा रेट हाइक तो नहीं करेगा, बट वो थोड़ा रुक सकता है फर्दर एनी की रेट कट अभी इमीडिएटली करने के अंदाजे से। नहीं नहीं, मैं वही आपसे रेंज जानने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी रेंज में आप घूमता हुआ देख रहे हैं? 6.9 से अच्छा। 7.05 कितना? हाँ, तो आई थिंक रेंज विल बी प्रॉब्ली अराउंड 6.9 टू 7.1। 6.9 से लेके 7-10 तक का रेंज रहेगा 10 ईयर का, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का। और आई थिंक कर्व बहुत फ्लैट है, तो सब रेट 2 से 1 साल से लेके आप 10 तक देखें तो सेम रेंज में है। आपका 1 साल का जो ट्रेजरी बिल है वो भी 6.90 पे है, और 10 ईयर आपका 7% पे है। और आप अपना लॉन्ग बॉन्ड देखें या जो 30 साल का बॉन्ड देखें तो वो भी 7-10 या 7-12 पे है, 15 पे है। तो कर्व बहुत फ्लैट है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन ही करेगा। यहाँ से रैली होगा तो वो एक ये हो सकता है छोटा मोटा रैली, अगर आरबीआई पॉज के बाद नेक्स्ट पॉलिसी में न्यूट्रल चला जाए स्टांस में, तो लोगों को देन एंटिसिपेशन होगा कि नेक्स्ट पॉलिसी या एक दो पॉलिसी के बाद रेट कट हो सकता है। तो इसके चलते वो मार्केट थोड़ा रैली कर सकता है और आपका बॉन्ड यील्ड नीचे आ सकता है। अच्छा अवनीश, यहाँ पे एक अगर सिनेरियो हम कंसिडर करें, जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई है, अब ऐसे सूरत हाल में अगर हम रेट हाइक नहीं करते हैं तो हम ये पॉज को लंबा खींचना चाहेंगे, या आपको लगता है कि अगर ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है और अगर वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर भी ब्याज दरें बढ़ती हैं यूएस के बाजारों में खास तौर से, तो हम भी विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि पॉज को हटाकर एक एक मिनिमम हाइक किया जाए? क्या ऐसी सिचुएशन आती हुई आपको दिखाई दे रही है? ऐसा लगता नहीं है कि इसके बाद तो ग्लोबली डिफरेंस ये आ सकता है कि अगर कोई इवेंट हो जाए, जैसे कि आपका जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए और उससे ग्लोबल कमोडिटी में प्रेशर आ जाए, तो एक अनिश्चितता वो हो सकती है। और दूसरा इशू ये हो सकता है कि यूएस में फेड और एक दो रेट हाइक कर दे, उसके चलते रेट ऊपर जा सकता है। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि यूएस में ग्रोथ नंबर जो आ रहे हैं वो मॉडरेशन काफी, वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं ग्रोथ। तो वहां पर तो रिसेशन की बात भी चल रही है इन द लास्ट क्वार्टर, इस ईयर के वर्ष के अंत तक। तो उस चक्कर में आई थिंक फेड एक और 25 बेसिस हाइक कर सकता है। आरबीआई आई थिंक इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ गया है, 5% के आसपास है, तो आरबीआई पॉज एक्सटेंड कर सकता है बिल्कुल। हो सकता है कि आपका ईयर एंड तक कुछ ना करे आरबीआई, पर आपका ग्रोथ पे तो धीरे धीरे इम्पैक्ट आ ही रहा है। आपकी सम इंडस्ट्रीज ग्रोथ में आप देखें तो वो धीरे धीरे मॉडरेशन हो रहा है ग्रोथ में। तो आरबीआई को कहीं ना कहीं फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर ग्रोथ को सपोर्ट करना है कि वो रेट कट थोड़ा करें, या तो सीआरआर कट भी कर सकते हैं लिक्विडिटी के लिए सिर्फ, या फिर रेट कट थोड़ा कर सकते हैं। बट अगर फेड का रेट हाइक होता है और उसके बाद उनका पूरे साल रेट कट नहीं होता है तो शायद आरबीआई उसको फॉलो करेगा। तो अवनीश, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस कैलेंडर ईयर की आखिर के कुछ महीनों में और अर्ली नेक्स्ट ईयर हम अगर अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जहां पर थोड़ा सा कट किया जाए ब्याज दरों को, तो आरबीआई शायद कोशिश करेगा, लेकिन ऑब्वियसली फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, लेकिन क्या ऐसा सिनेरियो बनता हुआ ज्यादा लाजमी आपको दिखाई दे रहा है? जैसे कि बेस केस बोले तो सबकी अंदाजा है कि फेड फेड पॉज में रहेगा, बट मार्केट को लगता है कि फेड, जो यूएस मार्केट वगैरह है, ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनको लगता है फेड को काटना पड़ेगा रेट ईयर एंड तक। तो उसके चलते फिर आरबीआई भी कट कर सकता है 25 बेसिस या 50 बेसिस। आई थिंक मिनिमम 25 बेसिस कट इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है, या फिर 50 भी हो सकता है। बट हमें लगता है कि बेस केस में शायद 25 बेसिस रेट कट, या तो थर्ड क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर का थर्ड क्वार्टर यानी नवंबर दिसंबर के आसपास, या फिर जनवरी फरवरी में बजट के आसपास एक रेट कट हो सकता है। तो 5-6 महीने में आपको पॉज ही रहेगा अगर सिचुएशन जैसी चल रही है वैसी ही रहे। यूएस का इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी है, थोड़ा ठहरा हुआ है,
जा रहा है तो फेड थोड़ा सा वेट कर सकता है, बट वो ग्रोथ के नंबर भी देखेगा, वहां के ग्रोथ अगर स्लो डाउन हो रही है फास्ट तो फिर वो थोड़ा सा डिसीजन ले सकता है रेट ईजिंग का। चलिए, अब निवेशकों पर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनको जी बताना कि अब अगर रणनीति बनानी हो तो किस ड्यूरेशन के लिए बनानी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम 1 साल का नज़रिया, 10 साल का नज़रिया और साथ ही एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया जो है दर्शकों को बताएं और समझाएं कि फ़िलहाल की जो ब्याज दरें हैं वो अगर आप छोटा नज़रिया, मध्यम अवधि का नज़रिया या लंबा नज़रिया अगर बनाकर चलते हैं तो कैसे ये आपके अर्निंग्स पर, आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट करेगा। तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए के लिए 1 साल का नज़रिया क्या लेकर कहीं पर पैसे पार्किंग किए जा सकते हैं फिक्स्ड इनकम में? अवनीश, क्या कहेंगे? तो 1 साल में अगर आप जैसे मनी मार्केट फंड हैं उधर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल में एक्सपेक्टेशन तो है कि एक आध रेट कट हो सकता है। तो आज और मई 23 से लेके मई 24 में आई थिंक काफी अच्छा चांस है कि एक से 2 रेट कट आ सकते हैं। तो इसमें मनी मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मनी मार्केट जो मार्केट मूव होता है वो रेट कट पे ही मूव होता है। इन्फ्लेशन वगैरह पे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा उन पे नहीं रहता, इन्फ्लेशन का ज्यादा प्रेशर पड़ता है लॉन्ग बॉन्ड्स पे, लॉन्ग कर्व पे 5 से 10 साल में। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखना है तो मनी मार्केट फंड आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है या फिर लो ड्यूरेशन फंड है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन भी में निवेश कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा मीडियम ड्यूरेशन से देखें तो मेरे को लगता है कि ये जो रेट कट साइकिल है ये 1-1.5 साल 2 साल तो चलेगी ही, क्योंकि अभी तो रेट कट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और अगर हमें अंदाजा ये अनुमान ये है कि रेट कट इस ईयर एंड से लेके नेक्स्ट ईयर एंड के स्टार्ट से स्टार्ट होगा, तो उसमें पूरा रेट कट साइकिल लाने, क्योंकि 250 बेसिस यहाँ पर बढ़ाया है, 500 बेसिस यूएस में बढ़ाया है, तो उसको वापस नीचे लाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न रहेगा। जब तक यूएस में 2% तक नहीं आता तब तक वहां पर एक जोर से रेट कट नहीं कर सकते। इंडिया में भी अगर इन्फ्लेशन 4 के आसपास नहीं आता तो आरबीआई फिर रेट कट उतना फास्ट नहीं करेगा, जो कि हमने कोविड टाइम पे देखा, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही जरूरत थी मार्केट को संभालने की, रेट कट बहुत फास्ट हुए थे। और लास्ट ईयर में जो रेट हाइक हुए हैं वो भी बहुत फास्ट हुए हैं। तो अभी जो हमारा अंदाजा बन रहा है कि रेट कट स्लोली होंगे ओवर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। तो ओवर 2-3 साल का भी अगर नजरिया देखें तो उसमें अगर किसी को 3 से 4 साल या 2 से 3 साल के ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन या बैंकिंग पीएसयू फंड जैसे अच्छे फंड होते हैं, मीडियम ड्यूरेशन फंड है, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में आई थिंक जो ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टर है, जिसको ज्यादा रिटर्न की इच्छा है, लॉन्ग ड्यूरेशन में वो इन्वेस्ट कर सकता है। बट यही जैसे हमने कहा कि 6-8 महीने में ज्यादा शायद मूवमेंट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रैली हो चुका है ऑलरेडी रेट्स में, तो रेट थोड़ी नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी और यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, तो उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 18 महीने, 1 साल से लेकर 18 महीने 2 साल में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, बट उसमें फिर रिटर्न में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो है वो रिस्कियर इन्वेस्टर के लिए है। लेकिन अगर वो पूरी अवधि तक बने रहें उसमें, तब शायद उतार चढ़ाव का उनको नुकसान ना हो। जी हाँ, तो बने रहे, जो जिसका इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली हम तो यही सलाह देंगे कि वो बने रहे। ये छोटे मोटे मूवमेंट जो होते हैं मार्केट में, इसको पर ध्यान ना दें। आपका जब तक रेट कट नहीं होगा मार्केट उतना मूव नहीं होगा, बट जैसे रेट कट शुरू होंगे तो मार्केट में आपको जोर से यील्ड में गिराव दिखाई देगा और फिर आपको रिटर्न में फायदा हो सकता है। तो अभी तक बने रहे, ये हमारा अनुमान है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने शायद आरबीआई पॉज में रहे, शायद ना रहे, तो उसका अंदाजा लगाना काफी डिफिकल्ट है। अभी मानसून के बाद वापस से एक कॉल ले सकते हैं कि भाई मानसून ठीक गया तो आरबीआई हो सकता है कि बिजी सीजन में, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर को बोलते हैं, वहां पर या तो सीआर कट कर दे या फिर रेट कट भी कर दे, और वो डिपेंड करेगा ऑल्सो ऑन ग्लोबल फैक्टर्स। तो वो सब देखते हुए जिसका निवेश है वो बने रहे अभी भी, और अभी तो रिटर्न आने शुरू हुए हैं, तो अभी तो 1-2 साल आई थिंक रिटर्न आते रहेंगे डेट फंड्स में। अब
यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि फिलहाल मौजूदा स्तर में हम देख रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट भी लुभावनी रेट्स दे रही हैं निवेशकों को, और हमने देखा टैक्सेशन का बहुत बड़ा फायदा जो कि डेट फंड से हटता हुआ अब से नहीं मिलेगा आपको। ये बताएं जी कि अब इस पूरे सूरत हाल में फिक्स डिपॉजिट क्या ज़्यादा ऐसा विकल्प नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी जो शायद समझ में भी आता है निवेशकों को, भरोसेमंद भी है, उन्हें सुरक्षित भी महसूस होता है उसमें पैसे लगाकर, जबकि इसके एवज में अगर हम डेट फंड्स देखें तो इसका कनेक्शन ब्याज दरों के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है निवेशकों को समझने में। क्या फिक्स डिपॉजिट की अपील ज़्यादा नहीं है जब से ये टैक्सेशन का फायदा हटा है डेट म्यूचुअल फंड्स पर से? तो ये कहना सही होगा कि फिक्स डिपॉजिट की अपील बढ़ी है, बट अगर हम देखें तो डेट फंड या डेट म्यूचुअल फंड के काफी दूसरे फायदे भी हैं। एक तो लिक्विडिटी, फ्रॉम लिक्विडिटी की कभी आपको पैसा निकालना हो तो आप डेट फंड में से कभी भी निकाल सकते हैं। उसमें जनरली काफी डेट फंड में एग्जिट लोड नहीं होता है आजकल, और होता है तो बहुत छोटा होता है, 1-2 महीने का होता है, तो आप इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन देखें फिक्स डिपॉजिट से, तो वहां पर एक प्रीपेमेंट पेनल्टी होती है जो कि आधा % से 1% हो सकती है, तो उसमें निवेशक को नुकसान हो सकता है अगर उसको फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकालना है। दूसरा, आपको एक्सपेक्टेशन है कि 1 साल या 1.5 साल में रेट कट होने वाला है, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो करंट लेवल देखें हम, अगर आप नॉर्मल फंड का यील्ड देखें 7% से लेकर 7.30 तक है, ऐसा नॉर्मल ट्रिपल ए पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं। और आप अगर अच्छे बैंक के फिक्स डिपॉजिट 1-1.5 साल के देखें तो वो भी 7 के आसपास हैं। तो यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड में आपका जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है निवेशक का, वो आपका इस माहौल में जहां पर रेट 1-1.5 साल में नीचे जाने की काफी आशंका है, और उससे आपको रिटर्न जो अपसाइड है वो मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में आपको सिर्फ जो आपने 7% पे डाला या 7.10 7.20 पे डाला, आपको वही मिलेगा। दूसरा, जब आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगा तो आपके रेट नीचे होंगे होपफुली, अगर मार्केट जैसे हम आशा करते हैं वैसे जाता है तो नेक्स्ट ईयर रेट नीचे होंगे, तो फिक्स डिपॉजिट आपको जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जिसको हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं, वो आपको नीचे पे मिलेगा। जबकि अगर आप अपना पोजीशन इस फंड म्यूचुअल फंड में रन करते रहें तो आपका तो एक तो आपका रिटर्न 1 साल में, बिकॉज रेट नीचे मूव हुए हैं, तो आपका रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ही होगा। उस पे फिर आपका वो पोजीशन रन करता रहेगा और आपका रिटर्न आपका बनता रहेगा रिटर्न। तो उससे ये काफी डिफरेंसेस हैं जो कि निवेशकों को शायद पता नहीं है। काफी लोग ऑब्वियसली टैक्स एडवांटेज देख के पैसे पहले डालते थे कि 3 साल के बाद आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा, बट म्यूचुअल फंड में अगर देखे जाए तो दो बहुत फायदे, जो बहुत अच्छे फायदे हैं। एक तो लिक्विडिटी का, और एक आपको अपसाइड मिलेगा 1.5 साल 2 साल में, जब भी रेट कट का साइकिल पूरा, जब तक आप उसको रन कर सकते हो। फिर अब जब आपका लगे कि भाई रेट साइकिल खत्म हो गई है, रेट कट साइकिल, और मार्केट रिटर्न शायद कम होने वाले हैं, तो आप एग्जिट भी मार सकते हो। तो उस ये सब जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है डेट फंड में, वो आपको एफडीज में नहीं मिलता है। अच्छा, कोई अगर शख्स अपने फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो को ही डाइवर्सिफाई करना चाहता हो तो क्या क्या विकल्प आप उनको सुझाना चाहेंगे? तो अगर डेट म्यूचुअल फंड्स में तो काफी विकल्प हैं। आप एक तो जनरली ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आपके मनी मार्केट फंड होते हैं जो कि लोअर ड्यूरेशन में होते हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कम होता है काफी, तो आपको जो पोर्टफोलियो का वाईटीएम है उसके हिसाब से रिटर्न मिलता है। आप अपना थोड़ा पैसा आप उधर रख सकते हो जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, जैसे आपको 1 साल के बाद रिक्वायरमेंट है, या आपको जो बैंक में आपसे वो में पैसा रखते हो वो आप म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में रख सकते हो। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। और जो आपको 2-3 साल का पैसा है वो आप बैंकिंग पीएसयू डेट वगैरह में डाल सकते हो, या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसे प्रोडक्ट्स में डाल सकते हो। जिसको ज्यादा रिस्क लेना है वो थोड़ा सा लोकेशन लॉन्ग ड्यूरेशन में भी कर सकता है। बाकी एक क्रेडिट का भी एक विकल्प है कि आप क्रेडिट फंड्स में थोड़ा पैसा डाल सकते हो, वहां पर रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। क्रेडिट साइकिल में अभी ऑब्वियसली अभी तो इकोनॉमी काफी स्ट्रांग ग्रो हो रही है, तो क्रेडिट में भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। तो आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को कि आप थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ा लिक्विड, थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन, थोड़ा क्रेडिट रख सकते हैं।
आपकी एएमसी से जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जहाँ पर मुझे समझना है कि किस तरह के इन्फ्लोज इक्विटी हो या डेट हो, किस कैटेगरी में आपको ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेशकों का रुझान शायद मैं पैंडेमिक के वक्त से तुलना करना चाहूँ तो कितना बढ़ा है इक्विटी डेट दोनों कैटेगरीज में? तो इक्विटी तो हमारे एएमसी में बहुत ज्यादा बढ़ा है एक्चुअली 2-3 साल में 2 से 3 गुना हो गया है एयूएम इक्विटी। डेट में हमारा थोड़ा स्लो रहा है क्योंकि हम एक्चुअली देखा जाए तो हम क्रेडिट नहीं करते हैं, तो हमारा जो फिलोसफी है कि हम ट्रिपल ए पोर्टफोलियो ही चलाते हैं, तो उसके चलते डेट में फुल फ्लोज कम आए हैं, बट फिर भी हमारा 2-3 साल में पोर्टफोलियो काफी डबल हो गया है एक्चुअली। तो फ्लोज अभी जो दिख रहे हैं इंडस्ट्री में, डेफिनेटली इक्विटी में काफी इक्विटी का अभी भी काफी भाव ज्यादा है, वहाँ का अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि आपको 2-3 साल में बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न मिले हैं, डबल डिजिट। डेट में 1 साल में अभी रिटर्न आना शुरू हुआ है, बिकॉज 2 साल रेट बहुत नीचे थे, 4-4, 5-5% का रेट तो लोगों को इतना मजा नहीं आता था रिटर्न देख के। और इक्विटी में आपको उस टाइम एवरेज में 15-20% रिटर्न भी मिल रहे थे, तो उसके चलते काफी लोगों का आकर्षण इक्विटी की तरफ बहुत ज्यादा था। अभी भी वो चालू है। एसआईपी में काफी हमारे हमने हमने देखा है कि काफी एसआईपी की बुक काफी बढ़ रही है और अभी भी कंटिन्यू है, जबकि मार्केट काफी हाई पे पहुंच गया वापस इक्विटी मार्केट, बट उसके बावजूद एसआईपी में कोई गिरावट ज्यादा नहीं आई है। डेट में अभी रिटर्न दिखने शुरू हुए हैं तो हमें फ्लो दिखने शुरू होने चाहिए। तो उसमें 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 फ्लो थोड़े से कम है कंपेयर टू इक्विटी हमारे हाउस का, स्पेशली हमारा एएमसी का, बिकॉज हमारा 80% इक्विटी है, 80 to 85 और 15%, 10 से 15% डेट है। तो उसके चलते इक्विटी में फ्लोज ऑब्वियसली ज्यादा ही आते हैं, काफी कंटिन्यूस फ्लो आते हैं। डेट में थोड़ा इंस्टीट्यूशनल बेस भी रहता है, डेट में फंड्स में, तो वहां पर फ्लोज थोड़े से बल्कि होते हैं। एसआईपी कोई करता नहीं है डेट में, तो एसआईपी का तो कुछ कह नहीं सकते, बट फ्लो हैं डेट में भी। मौजूदा समय में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से क्या आप थोड़ा सा हैवी जाया जा सकता है डेट में? केस स्पेसिफिक बात है, हर किसी का अपना नज़रिया होता है निवेश रणनीति बनाने का, हर किसी के अपने लक्ष्य होते हैं जिसके तहत उनको जी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन एक स्टैंडर्ड नुस्खा मौजूदा समय में फ़ायदा उठाने का मैं कहूँ, क्योंकि बाजार भी हम देख रहे हैं कि क्लोज टू हाईज ही घूम रहा है। बहुत सारे निवेशक और दर्शक ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद उनसे चांस मिस हो गया हो पैसे कमाने का, या अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक एसेट क्लास को थोड़ा सा और हैवी कर देने का। क्या ये ऐसा वक्त है जब आपको लगता है कि डेट को हैवी किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तो हमने पॉज देखा है और पॉज में इतना रैली हो गया है ऑलरेडी। मतलब आप देखिए 30 से 35 बेसिस का रैली, और ज्यादा नहीं होता है क्योंकि आपने प्रीवियस साइकिल देखी हो तो मार्केट 1 से 1.5% ऐसे ही मूव हो जाता है रेट कट जब स्टार्ट होते हैं। तो अभी भी मौका है। अजय कह रहे हैं पॉज तो अभी थोड़े महीने चलेगा, तो इन निवेशकों को मौका है कि ओवर 3 से 6 महीने में पोर्टफोलियो में डेट का पोजीशन थोड़ा हैवी कर लें। जो जिसको मार्केट समझ में आता है डेट मार्केट, वो ड्यूरेशन फंड का भी सहारा ले सकता है ज्यादा रिटर्न के लिए, और जो नहीं जानता ज्यादा उसको लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म अच्छे ऑप्शन है, विकल्प है। तो आई थिंक अभी भी टाइम है, अभी कुछ गया नहीं है। इनिशियल रैली तो हमेशा मिस हो जाती है, बिकॉज हमको भी नहीं पता था कि आरबीआई पॉज में चला जाएगा और फिर रैली 1-2-3 दिन में ही रैली खत्म हो गई थी। तो उसके चक्कर में आपको ये नहीं समझना चाहिए कि सब खत्म हो गया या अभी इमीडिएटली आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बट जैसा लगता है जैसे कि ग्लोबल सिचुएशन चल रही है और लोकल सिचुएशन भी है, लगता है कि रेट कट का काफी अच्छा चांस है 1-1.5 साल में। काफी रेट कट आ सकते हैं, 2-3 तो हो ही सकते हैं। उसके चलते रैली कंटिन्यू रहेगी और 10 ईयर नीचे भी जा सकता है, 6.25 6.5, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जा सकता है। तो जितना रेट कट होगा उसके हिसाब से 10 ईयर चलेगा। तो अभी भी बहुत रैली बाकी है। जैसे बोलते हैं अभी स्टोरी अभी चालू हुई है सिर्फ, और डेट में डेफिनेटली आप अपना पोजीशनिंग बढ़ा सकते हो। इक्विटी मार्केट ऑब्वियसली हाई पे है तो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट डेट में डेफिनेटली काफी अभी बचा हुआ है मार्केट में। रिटर्न्स 1-1.5 साल में काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। इस पूरी कैटेगरी में अगर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी हो तो आप कौन सी कैटेगरी रेकमेंड करेंगे?
तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट शुरुआत करनी है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या बैंकिंग पीएसयू डेट फंड अच्छे विकल्प हैं। एक तो क्योंकि इसमें जनरली ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क कम रहेगा। बैंकिंग पीएसयू डेट स्पेशली में क्रेडिट क्वालिटी वाइज भी अच्छा क्रेडिट क्वालिटी रहता है, बिकॉज वो बैंकिंग पीएसयू में ही जाता है। उसके उसके उससे तो क्रेडिट रिस्क भी थोड़ा कम रहता है फंड्स में। तो अगर किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है फंड्स के बारे में, क्रेडिट रिस्क के बारे में, इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और बैंकिंग पीएसयू अच्छे विकल्प हैं जो कि अभी निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से आपने पूरे फिक्स इनकम पर बात की और इसके तमाम पहलुओं पर बारीकी से हमारे दर्शकों को पूरा मामला समझाया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ निवेश के एबीसीडी के आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आप अपने सवाल हम तक लगातार पहुंचा सकते हैं। शो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल छोड़िए, और ताकि हम आपके सवालों को शो में भी शामिल कर सकें और आपको जिस मामले के बारे में समझ चाहिए वो सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रख सकें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।